सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक पीडीएम के होने वाले तमाम इजलास और जलसे, इसमें हमने सारी पीडीएम की कारकर्दगी भी देखी। इजलास से शुरू होके और जलसे, जुलूस और उसके बाद लॉन्ग मार्च का इंदिया, फिर इस्तीफों तक की कहानी और उसके बाद पीडीएम हो गई खामोश। दोबारा पीडीएम शुरू हुई है और अब पीडीएम का ये कहना है जो जलसा कराची में किया गया उसमें यह ऐलान किया गया कि लॉन्ग मार्च होगा और ये भी कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में लाखों अफराद का मजमा होगा जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा। और ये भी कहा गया कि अब इस हुकूमत को हम घर भेज कर ही दम लेंगे। अब ये पीडीएम, जिससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, अब वो नहीं है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम अकेले ही जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगे। ना हुकूमत का जो मुकाबला पटवारियों से है ना मौलाना से। असल जो टफ टाइम देगी हुकूमत को वो जाले देंगे। और बिलावल भुट्टो ये भी समझते हैं कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही होगी, तो असल मुकाबला अगर किसी से है हुकूमत का तो वो पीपल्स पार्टी से है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि 2020 अक्टूबर से लेकर अब तक जिस पीडीएम से कुछ ना हुआ इस हुकूमत को गिराने, भगाने और भेजने के हवाले से, अब वो पीडीएम क्या करेगी? वो हुकूमत जिसके सामने सिर्फ 2 ही साल रह गए हैं और जाहिर है आपको पता है कि 1 साल पहले या 6 महीने पहले ही एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं जनरल इलेक्शन की, तो क्या अभी कुछ ऐसा सिनेरियो है कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई माहौल क्रिएट किया जा सकता है? क्या सूरत हाल इस तरह की है कि अभी लॉन्ग मार्च करना सही होगा? क्या ये एक सही फैसला है? क्या ये अक्लमंदाना फैसला है? इसी पर हम बात करेंगे। माफ़ कीजिएगा, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से। नज़ीर लगाई साहब हमें ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया। और राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। लेकिन गुफ्तगू आगाज़ में राना एहसान साहब से करना चाहूँगी। राना साहब, ये इतने इजलास, इतने जलसे, फिर लॉन्ग मार्च के इंदिए, इस्तीफों की कहानी, एक बार फिर लॉन्ग मार्च का कह दिया गया है, अब 2 ही साल रह गए हैं। आपको लगता है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को अब कोई टफ टाइम दिया जा सकता है? क्या वो सिचुएशन है अब? देखिए, बिल्कुल पिछली दफा भी जब पीडीएम अपने जो है उसने अपना जो है एक कार्रवाई शुरू की हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके, तो मैं समझता हूँ काफी कामयाब रही थी। हमें सिर्फ जहां हम फंसे वो इस चीज के ऊपर फंसे जब एक जमात जो है वो हुकूमती रहनुमाई हासिल करके उसने जो है अपनी सेनेट के अंदर जो है फवायद उठाए और जो ऑपोजिशन सीट है सेनेट का उसके लिए किया। उसके अलावा जब हम जा रहे थे, अगर हम लॉन्ग मार्च की तरफ जाते तो शायद वो आखिरी कुछ चंद लम्हे होते इस हुकूमत के और लॉन्ग मार्च तक नौबत नहीं आई। आज दोबारा मैं समझता हूँ कि देखिए, मुल्क के मसाइल वहीं खड़े और जब तक मुल्क के अंदर जो है वो मसाइल हल होने की तरफ नहीं जाते तब तक पीडीएम और ऑपोजिशन जो है वो तगड़ी ही रहेगी। क्योंकि आज भी महंगाई का इशू था, कल भी था, आज बदतर हो गया है। आज अगर खसारे हैं वो बदतर हो गए हैं, रेलवे पीआईए बदतर हो गई है, आम आदमी की जिंदगी बदतर हो गई है। तो पीडीएम उतनी ही रेलेवेंट है, बल्कि ज्यादा रेलेवेंट है जितनी कल थी। अब बात आ गया कि हम हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। तो हुकूमत पहले ही टफ टाइम में हर एरिया के अंदर, हर सेक्टर के अंदर, आप फॉरेन पॉलिसी देख लें तो हम इतने आइसोलेटेड कभी भी नहीं रहे जितने हम आज हैं कि ना सीपेक उस स्पेस पे चल रहा है, ना अमेरिका के साथ वो तल्लकात है। कश्मीर जो है वो उस पे काबिज हो गया इंडिया। हम एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर वहां नहीं भिजवा सके और हम कहते हैं कि हमने कश्मीर के चैंपियंस हैं हम और हमने कश्मीर की बात और उसको पॉइंट को उजागर किया। तो मामला बहुत गंभीर हैं इस मुल्क के और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि अवाम इस चीज के इंतजार में थी। नहीं तो अवाम अगर इस चीज के इंतजार में थी तो अवाम को तो कुछ भी नहीं मिला। आपके अक्टूबर 2020 से लेके अब तक आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला। आवाम तो उसी तरह महंगाई की चक्की पिस रही है, बल्कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अगर आवाम के लिए हो रहा है तो आवाम को तो कहीं कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आता। राना साहब, देखिए, ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है और अवाम को रिलीफ जो है वो ऑपोजिशन ने नहीं देना, वो गवर्नमेंट ने देना है। महंगाई कम ऑपोजिशन ने नहीं करनी, वो गवर्नमेंट ने करनी है। हमारी क्या कोशिश है, हमारा सिर्फ जो एक हमें
जो जंजीर है वो ये है कि हमने आइन के अंदर रहते हुए करना है, हमने कोई गैर आइनी काम नहीं करना, हमने किसी जो है वो उंगली उठने का इंतजार नहीं करना, हमने किसी के सिग्नल्स का इंतजार नहीं करना, और ना हमने किया है, और यही हम बताते गए, और ना हमने कोई जो है वो ईंटें उठा के या डंडे उठा के ऑपोजिशन करनी है। हमने अपनी आईनी हदूद के अंदर रहते हुए जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जब हम कोशिश करते हैं तो पार्लियामेंट ये चलने नहीं देते, बाकी हम अपना जो है वो पहले अवाम के पास गए और हमें पिज़राई मिली, और इंशाल्लाह ताला हम दोबारा अवाम के पास जाएंगे, और हमें पूरा यकीन है कि अवाम का रिस्पॉन्स आएगा। और ये जब हम लॉन्ग मार्च तक बात जाएगी तो इंशाल्लाह इस हुकूमत की जड़ें जो है वो हिल जाएंगी। चलें, लॉन्ग मार्च तक ही बात जाएगी ना, धरना तो नहीं हो रहा, बस लॉन्ग मार्च होगा और देखिए ये फैसला हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल हो सकता है, मतलब ये है एक ऑप्शन है, देयर इज एन ऑप्शन कि धरना भी हो सकता है। राइट पॉइंट टेकन। नदीम कुरैशी साहब, आप ज़ाहिर पीटीआई का एक पूरा एक तारीख है कि ज़ाहिर आपने इतना बड़ा 126 दिन का धरना दिया, उस धरने से हुकूमत तो नहीं गई लेकिन धरना दिया गया। अब ये ऑप्शन तो अपोजिशन के पास भी है कि वो लॉन्ग मार्च करें या धरना दें, हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट तो खड़ी नहीं की जाएगी। बिस्मिल्लाह हमारे नबी, देखिए सुमैया, हुकूमत ने ना पहले कोई रुकावट खड़ी की थी, हुकूमत ना अब कोई रुकावट खड़ी करेगी। देखना यह है कि जो इमरान खान है और उनकी जमात ने धरना दिया, उनका नुक्ता नजर क्या था, और आज की अपोजिशन है जो 35 साल इक़्तिदार में रही, इनका नुक्ता नजर क्या है। पहली बात तो यह है कि धरने देने के लिए बंदे का जिगरा चाहिए। अच्छा, धरने देने के लिए बड़ा हौसला चाहिए। इमरान खान ने जो 126 दिन का धरना दिया वो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक तारीख में, आपको लगता है इन 11 जमातों में वो हौसला नहीं है जो एक जमात का हौसला था? देखिए मैं आपको अर्ज कर दूं, इमरान खान की अलमारी में कोई मुर्दे नहीं थे। इमरान खान किसी करप्शन केसेस में खुदा ना खास्ता किसी पाकिस्तान के इदारे को मतलूब नहीं थे, और ना आज है। इमरान खान ने इस मुल्क के आम आदमी के लिए जद्दोजहद की, स्टेटस को की ताकतों के खिलाफ जद्दोजहद की। उस धरने के नतीजे में आपने देखा कि 2018 में पाकिस्तान भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। इस 3 साल में हम गिलगित बल्तिस्तान से कश्मीर तक अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इस मौके पे कायल करने में कामयाब हुए कि पाकिस्तान का अगर कोई शख्स निजात दहिंदा है जो आम आदमी की बात समझता है, जिसका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, जिसका 3 साल में कोई एक जाती फायदा साबित नहीं हो सका कि उसने इक़्तिदार में आकर हासिल किया हो, वो इमरान खान है। सर, हम आम आदमी की बात ना करें, आम आदमी बहुत पिस रहा है, आम आदमी को रोटी नहीं मिल रही। सर, आम आदमी की बिल्कुल बात ना करें, क्योंकि आम आदमी को तो कोई रिलीफ नहीं है, वो तो अभी भी इसी तरीके से बेरोजगार है, उसी तरीके से महंगाई की चक्कियाँ पिस रहा है, उसको तो कोई रिलीफ नहीं है। चले, आपका पॉइंट आया, आप ही कह रहे हैं इतना जिगरा नहीं है इनके अंदर, और वो हौसला ही अलग होता है, नाम पर कोई केसेस थे और ये आ जाए कोई रोका नहीं जाएगा। पॉइंट टेकन। लगारी साहब, आप क्या कहते हैं, ये जो पीडीएम आज लॉन्ग मार्च करने जा रही है, क्या इस पीडीएम के अंदर अब कुछ बचा है कि लॉन्ग मार्च से हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम क्रिएट किया जा सकता है? बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल है। कल का जलसा जो है वो जो सारे के सारे तजिया निगार और सारे के सारे मुबसरीन वो बता रहे थे कि ये वो जलसा नहीं था जो इससे पहले पीडीएम ने किया था इसी जगह पर, इसी मकाम पर। एक तो बहुत कम जगह घेरी गई थी और कम जगह पर जलसा किया गया था और हाज़िरी भी उसी हिसाब से थी। और पीडीएम के लिए बहुत सी चीज़ें और भी करने की थी जलसों के अलावा, जो नहीं कर सके। पीडीएम का एक जोशो खरोश था जो सितंबर अक्टूबर 2020 से चला था और इनके बहरान के पैदा होने तक। और असल बहरान ये था कि आपका रुख मोड़ दिया गया था कि आप जनाब पार्लियामेंट की तरफ देखें और ज़िमनी इलेक्शन देखें और फिर उसके बाद आगे चलें, और आप धरना देना है धरना दें, लॉन्ग मार्च करना है लॉन्ग मार्च करें, और लास्ट ऑप्शन में जाएं इस्तीफ़ों की तरफ। तो इस्तीफ़ों का मुतालबा पहले आ गया था, उससे मसाइल पैदा हुए और उसके बाद सब अपनी अपनी बोलियां अलग अलग बोलने लगे और हुकूमत को एक स्पेस मिल गया। फाइनल स्पेस उस वक्त मिला जब मोहतरमा मरीम नवाज़ ने ऑन कैमरा स्क्रीन पर ऐलान किया कि हम इस हुकूमत का 5 साल तक की उसकी मुद्दत पूरी कर देना चाहते हैं और उनका ख़ात्मा नहीं चाहते हैं। ये फाइनल ऐलान था। इसका मतलब ये था कि लड़ाई बंद हो गई है, अब हम आराम से आगे चलेंगे। अब हुकूमत ने इस मामले से फ़ायदा नहीं उठाया। हुकूमत ने पुराना तर्ज अमल बरकरार रखा।
हुकूमत ने डिलीवरी की तरफ तवज्जो नहीं दी। हुकूमत ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि लोग चिल्ला रहे हैं, लोगों की खाल उतर चुकी है, लोगों के खाने पीने के लिए। आप आलमी जो रेटिंग है उसको उठा कर देखें, अपने हालात देखें। आप गुर्बत की लकीर से कितने अफराद, तो वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो है वो गुर्बत की लकीर से मजीद नीचे चले गए। और लोग, अगर ये सूरत हाल है तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने क्या डिलीवर किया। आपने जो है वो बड़े कारनामे किए होंगे, लेकिन वो कारनामे आवाम तक नहीं पहुँचे। आपने इकोनॉमी को ठीक किया होगा, लेकिन उस ठीक इकोनॉमी के असरात आवाम तक नहीं पहुंचे और पहुंचने के लेकिन अफसोस की बात यह कि वो जो अपोजिशन आवाम के लिए सोचती है ना और हुकूमत को टफ टाइम देती है, यहाँ से भी कुछ नहीं हो पाया लगारी साहब। इसलिए मैं वही उसी तरफ को आ रहा हूँ कि अपोजिशन ने टोटल अपना फेलुअर किया, क्योंकि उसके पास बड़े इम्कानात मौजूद थे। देखें, एक इनके पास तजवीज़ आई थी कि हुकूमत को पंजाब में ख़त्म किया जा सकता है। जी हाँ, और इस तजवीज़ के साथ कुछ आदाद शुमार भी थे। जब आपने उनको कहा कि ठीक है जी आप अपनी हुकूमत करें, और उस ऑप्शन को आपने इस्तेमाल न करने का फैसला किया, और उसके असबाब क्या थे। देखें, एक असबाब ये हैं जो कल नज़र आए। सही, हम ये ज़रूर चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत के मामलात में किसी भी इदारों की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से भी कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत करना सियासतदानों का काम है और सियासी अमल उनका काम है। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक शख्स, 2 शख्स, 3 शख्स, फलां शख्स जो हैं वो उनकी वजह से जो है मामलात ख़राब हैं और वरना ठीक हो सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। एक पूरा सिस्टम है जो चल रहा है। आप सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, आप मुल्क में इनकलाब लाना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, आप ऐलान करें कि आप इनकलाब चाहते हैं। आप ऐलान करें कि जनाब आप इस मुल्क के अंदर वैसा इनकलाब चाहते हैं जैसा इमाम खुमैनी लाए, जैसा इनकलाब माओ ज़ेडुंग लाए, जैसा इनकलाब हो ची मिन लाए। आप ऐसा इनकलाब चाहते हैं तो लोगों को काल देना, लोगों से बात करें, और लोगों को कायल भी करना पड़ेगा, और लोगों को कायल भी करना पड़ेगा कि जो आपका मौक़िफ़ है, आपका नुक्ता नज़र है, वो दुरुस्त है। राइट, क्योंकि आपके नुक्ता नज़र के बारे में लोगों के ये तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं कि आप मुतलक़ुल अनानियत अपने हक़ में चाहते हैं, राइट, और दूसरों के लिए स्पेस नहीं देना चाहते। तो इन चीज़ों पर भी ख्याल करना होगा। अपोजिशन का फेलुअर और अपोजिशन के फेलुअर पर हुकूमत का ये फेलुअर कि वो आवाम के लिए थोड़ी सी भी कोई स्पेस बनाए, कोई जगह बनाए कि लोग कुछ खा तो सकें। अब ऐसी सूरत हाल है कि लोग, उनके घरों में मातम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सही कह रहे हैं आप। ये कायल, जो आपने बड़ी अच्छी बात की, लोगों को कायल करना असल बात है। इनकलाब तो ऐसे नहीं आते ना। इनकलाब तो जब कौम, कोई कौम बनती है, लोग बनते हैं कौम, तभी इनकलाब आया करते हैं। राना एहसान साहब, अभी बहुत सारे मामलात तय करने हैं। जो अभी बात की ना कि पंजाब की, अभी लगारी साहब ने कि तहरीक अदम एतमाद लाने की बात हुई थी कि पंजाब से आगाज़ करेंगे, उसको आगे तक लेकर जाएंगे, वो भी कुछ नहीं किया। तो क्या प्लान क्या था? क्या प्लान चेंज क्यों हो रहे हैं? क्यों एक तरफ हो नहीं पा रहा? सर, सवाल मेरा सुन लें। और फिर आगे जनरल इलेक्शन है, 2023 के इलेक्शंस हैं, उसकी तैयारी शुरू हो गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल है, उसके लिए भी आप लोगों के लिए मुशावरत की जा रही है। तो फोकस क्या है आप लोगों का? नहीं, देखें, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हमें अभी इतनी जल्दी भूलना नहीं चाहिए। हमारे ऑपोजिशन के पास वोट पूरे थे, ज्यादा थे, हम जीत गए इलेक्शन, और पूरी अवाम के सामने कैमरों के आगे वो वोट दिखाए गए कि किस तरीके से वो वोट चुरा लिए गए। इतना बड़ा चोरी पूरी कौम के सामने हुई, ये भी हकीकत है पाकिस्तान। हम अदम एतमाद बिल्कुल ओपन थे, आज भी हमारी पार्टी कहती है हम करें, लेकिन यहां आप कैसे करेंगे जब इस तरह से जो है वो इलेक्शन चुरा लिए जाते, ओपनली चुरा लिए जाते। तो वो सिस्टम की बात तो कर रहे हैं लगारी साहब, वो सिस्टम कैसे चेंज करेंगे? अब सिस्टम पे आ जाए। हाँ। अब हमारा यही, आज शहबाज शरीफ ने अगर बात की है तो यही की है कि हम जो मर्जी हो जाए, आप मुजामत की बात करें या मुफाहमत की बात करें, हमें इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ चाहिए। लेकिन यहाँ पीटीआई तो जो है वो मशीनें सिलेक्ट करती फिर रही है कि ये मशीन ईवीएम की चलेगी। भैया पीटीआई का काम है, ये तो फिर पीएमएलएन भी एक मशीन सिलेक्ट कर ले, पीपल्स पार्टी भी एक मशीन सिलेक्ट कर ले। जो काम आपका नहीं है वो आप कर रहे हैं, और इसको कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म तो भाई आप ईसीपी के साथ बैठे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? के साथ तो बैठ रहे हैं सर, आपके साथ भी बैठ रहे हैं, ईसीपी के साथ भी बैठ रहे हैं। नहीं सुमैया, इन्होंने जो मशीन सिलेक्ट की ईसीपी ने रिजेक्ट कर दी कि ये मशीन ठीक नहीं है। लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल है, क्या मशीन सिलेक्ट करना पीटीआई का काम है? क्या पीटीआई डिसाइड करेगी कौन सी मशीन चलनी है? ये तो गैर जानिबदार चीजें हैं, ये तो एक गैर जानिबदार अदारे ने करनी है।
और यहाँ ये मुसल्लत कर रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम गलत तरीके से मैनेज हो रहा है। देखें, आपने रिफॉर्म्स करनी है नहीं तो सबको शामिल करें। मुशावरत से ही हो रहा है ना, जो भी कुछ हो रहा है। खत जो लिखा है शहबाज शरीफ को, उसमें भी यही है कि मुशावरत करें, बैठे हैं। आप लोगों के भी आ गए हैं। हमने तो मशवरा दिया है। हमारा मशवरा वही है कि ईसीपी के साथ सारी जमातें आए, वहां मुशावरत हो, जो फैसला होता है वो आप असेंबली में ले जाएं, दो तिहाई जो है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम अप्रूव करेंगे। बिल्कुल सही। नदीम कुरैशी साहब, क्यों आप लोग बैठ नहीं रहे लेकर ईसीपी के साथ? आप कहते हैं ईसीपी तैयार है, ऑपोजिशन कहती है ईसीपी रिजेक्ट कर रही है। ईसीपी और ऑपोजिशन जमातों को लेकर बैठे, मुशावरत करें। नहीं, मशीन इन्होंने सिलेक्ट करनी है। राइट नदीम साहब। देखिए सुमैया, पहली बात तो ये है बैठने का तरीकाकार की आपने खुद वजाहत की। हम एक पार्लिमानी निजाम जमहूरियत में आगे बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर नेशनल असेंबली के जरिए पूरी अपोजिशन को दावत दी, फिर आपके मीडिया पे जो डिबेट चल रही है उसमें दावत दी गई इन लोगों को। अब मुझे वो तरीकाकार नहीं मालूम, वो किसी सामरी जादूगर को या किसी हकीम अफलातून को तो पता हो सकता है कि ये किस तरह से मानेंगे। इन्होंने ये जो नौटंकी शुरू की ना कराची में, ये नौटंकी सिर्फ इनके दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के सर, आप ईसीपी को और ऑपोजिशन जमातों को लेके बैठ जाएं, ऑपोजिशन लीडर को लेके बैठ जाएं सर। वो उनका ये मुतालबा है कि ईसीपी ऑपोजिशन लीडर के साथ बैठकर मुशावरत करें और ईवीपी मशीन जो है इसकी मुशावरत से इसको इस्तेमाल में लाएं। चलो, आपका बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब और राना एहसान साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात कर लें। जो डेडलाइन दी हुई है तालिबान ने, उसको बहुत कम घंटे रह गए हैं और ये कह दिया है कि तमाम जो लोग हैं वहाँ से इनखला कर लें, तमाम फौजी जो दूसरे ममालिक के हैं। लेकिन जाहिर है अफगानिस्तान की सूरत हाल पेचीदा ज़रूर होती जा रही है। वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो एक मुखमसे का शिकार हैं, एक परेशानी का शिकार हैं। कारोबार लोगों का तबाह हो रहा है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है। इस तमाम तरह सूरत हाल में हम बात करेंगे। हमारे साथ रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मौजूद हैं, अफगान उमूर के माहिर हैं। उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। रुस्तम शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, ज़ाहिर है एक बहुत ही पेचीदा हो चुकी है। वहाँ रहने वाले लोगों के लिए उनका काम, उनका कारोबार, हर चीज़ टेक पे लगी। आप किस तरह देख रहे हैं इस सिचुएशन को? देखिए, तालिबान को कुछ वक्त ज़्यादा लग रहा है हुकूमत साजी में, और हुकूमत साजी में वक्त ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि वो उन लोगों की तलाश में हैं जो अगरचे उनके राइवल रह चुके हों, उनकी अपोजिशन में रह चुके हों, लेकिन उनके एजेंडे के साथ वो जाने के लिए तैयार हों। अगर वो बड़े बड़े नाम जैसे अब्दुल्ला, हिकमत यार वगैरह को इंडक्ट करते हैं तो फिर उनके लिए अपनी पार्टी, अपने रैंक्स के अंदर मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि ये तो पुराने निज़ाम। और ज़ाहिर अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर आज बड़े अहम इजलास होने जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी हो रहा है और G7 ममालिक के हंगामी इजलास आज जो हैं वो तलब कर लिए गए। तो रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुस्तम शाह साहब, जो आप पहले गुफ्तगू कर जिस तरह मैं चाहूँगी वो भी कंटिन्यू करें। और ज़ाहिर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 2 अहम इजलास आज हो रहे हैं, इस पर क्या समझते हैं आप? क्या तजवीज़ आएंगी आज? गड़बड़ दे जी रुस्तम शाह साहब। आपकी आवाज़ मैंने नहीं सुनी है, तो बहुत गड़बड़ थी, बहुत शोर जी। रुस्तम शाह साहब, सवाल मेरा ये था, 2 बड़े इजलास आज तलब किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर और G7 ममालिक का इजलास भी आज तलब किया गया है। आपको क्या लगता है, पूरी दुनिया की नज़रें हैं, क्या तजावीज़ आएंगी, किस तरह से सूरत हाल से निकलने के लिए क्या सर जोड़ेंगे बड़े आज अफगानिस्तान की सूरत हाल पर? देखिए, दुनिया को यही कंसर्न है कि अफ़गानिस्तान में इंक्लूसिव हुकूमत बने, और जो पिछले दौर में तालिबान से कुछ ऐसी पॉलिसी उन्होंने बनाई थी कि जिनमें औरतों की तालीम हासिल करने पे और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ करने में शायद वो नाकाम रहे थे, तो वो चीज़ें न हों। औरतों को तालीम की भी इजाज़त हो, काम करने की भी इजाज़त हो, अक़लियतों की हिफाजत हो, और वहाँ जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी हो, और दुनिया के साथ साथ वो चलें, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अपने आप को अलाइन करके चलें। ये उनके कंसर्न्स हैं। अगर ये कंसर्न्स पूरे हो जाते हैं तो फिर कोई वजह नहीं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार ना हो। वो ज़रूर इनके साथ मिलकर काम करेंगे, और तालिबान को कुछ वक्त देना होगा, क्योंकि इस वक्त उनको बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। इस वक्त तो सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत साजी का है, और उसके बाद जो अमन डिलीवर करना है, जो दाइश वगैरह हैं उनका ख़ात्मा करना है।
जो अपनी रेट सारी अफ़गानिस्तान पे कायम करनी है, अभी तो उनकी रेट कायम नहीं हुई। फिर सूबों में उनके लोग अभी गवर्नर वगैरह वही पुराने गवर्नर काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ वक्त देना होगा। फिर सबसे बड़ा मसला उनके लिए इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच है। अमेरिका ने $9 बिलियन रोके रखे हैं। अमेरिका के देखा देखी अब वर्ल्ड बैंक और IMF ने $500 मिलियन उनके रोके रखे हैं, वो भी उनको नहीं मिल रहे। तो चीन और रूस को आगे आना होगा ताकि उनकी कुछ मदद करें, ताकि उनके पास कुछ तनख्वाहों के पैसे तो आ जाएं। तो ये उनकी इमीडिएट इस वक्त प्रॉब्लम है। बाद में जो उनको तारीख़ी काम करना है, रिकन्स्ट्रक्शन का, रिहेबिलिटेशन का, 40 साल की जंग के बाद, तो उसमें तो वक्त लगेगा। उसके लिए वसाइल भी मतलूब होंगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी उनको चाहिए होगी, उसके लिए मैन पावर भी उनको चाहिए होगा, और यूनाइटेड नेशन को उसमें बड़ा किरदार अदा करना होगा मुख्तलिफ सेक्टर्स में। लेकिन वो तो बात की बात है। इमीडिएट प्रॉब्लम यही है कि वो हुकूमत बनाएं जो काबिल कबूल भी हो और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी काबिल कबूल हो, एक्सेप्टेबल हो, ताकि ये मामला कुछ अब आगे जाए। क्योंकि अफ़गान जो हैं वो जंग से तंग आ चुके हैं। उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि सारे अफ़गान जंग से और कॉन्फ्लिक्ट से तंग आ चुके हैं। ये उनका ये प्लस पॉइंट है तालिबान के लिए। तो दूसरी बात यह है कि इस वक्त उनको कन्फ्रंट करने के लिए अफ़गानिस्तान में कोई पार्टी नहीं है, कोई ग्रुप ऐसा नहीं है। ये पहली मरतबा है अफ़गानिस्तान की पिछली 40 साल की तारीख़ में कि एक ऐसी हुकूमत आ रही है कि जिनकी कोई अपोजिशन नहीं है, कोई राइवल ग्रुप उनको चैलेंज नहीं करता, उनकी सुप्रीमेसी को, उनकी जुरिस्डिक्शन को कोई चैलेंज करने वाला है नहीं। ये तालिबान के लिए बड़ा नादर मौका है, बड़ा हिस्टोरिक मौका है। उससे उनको फ़ायदा उठाना है और अपनी यूनिटी को बरकरार रखना है। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं पावर्टी एलिविएशन के, अब देखें ना अफ़गानिस्तान में 50% से ज़्यादा लोग जो हैं गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर पिछले साल ड्राउट हुआ तो 40% पैदावार घट गई, तो फूड इनसिक्योरिटी का मसला है। उसके बाद जो है कोरोना आया, तो कोरोना ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। अभी भी काफी अनसर्टेन सिचुएशन है कि कोई हुकूमत नहीं है, तो हर कोई वहाँ पर अपनी मनमानी कर रहा है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की लगारी साहब। ज़ाहिर है ये जो अनसर्टेन सिचुएशन है और जिन सारी चीज़ों की निशानदेही अभी रुस्तम शाह साहब कर रहे हैं, ये आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशन इस मामले को कैसे टेक करेगा जो वहाँ पर एक मसाइल लोगों के लिए दरपेश होने जा रहे हैं? देखिए, जो अमेरिकन पॉलिसी रही है पिछले 60-70 साल में, चीनी इनकलाब और रूस के सोवियत यूनियन के धमाके के बाद जो उन्होंने साथ जंग छेड़ी थी, उसके नतायज उन्होंने जिस हद तक हासिल किए सो किए। लेकिन अब उनकी जो पॉलिसी थी हमेशा कि वो जंगों को इकनॉमी बनाया करते थे, अब वो उनको वो फ्रूटफुल नहीं रही है, उससे नतायज हासिल नहीं हो रहे हैं। अब जंगों की इकनॉमी नहीं चलने वाली है। उन्होंने देख लिया अब दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर चाइना है, अमेरिका नहीं है, अमेरिका दूसरे नंबर पर है। और इसके अलावा वो जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर भी दुनिया में चाइना है, वो अमेरिका नहीं रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में उसने अपने लोगों को डिलीवर करना है, अपनी आबादी को डिलीवर करना है, तो उसे जाना पड़ेगा, जंगों का अमल छोड़ना पड़ेगा। जंग तबाही के अलावा कुछ ही नहीं करते हैं। ये मामला ज़ाहिर पूरी दुनिया को देखना होगा कि एक बहुत अजीब सूरत हाल है खुद अफगान शहरियों के लिए, और इस पर ज़ाहिर पूरी दुनिया को मिल बैठ कर कोई हल निकालना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, नज़ीर का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।